हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स PPAS 186 करवाऊंगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। देखिए, जो अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, उसमें काफ़ी हद तक असाइनमेंट से आपसे चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो प्लीज़ एक बार ना, जितना भी जो भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसके साथ साथ में आप एक बार असाइनमेंट्स को भी अपना थोड़ा देख लीजिएगा। उसमें से भी पढ़ के जाना कि ये ना हो कि क्वेश्चन आ जाए और फिर आपको दिक्कत आए। आज हमारा टॉपिक है प्रिवेंटेटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट मॉडल। अब ये जो प्रिवेंटेटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट मॉडल है, इसका बेसिकली कंसेप्ट क्या है, क्या इससे रिलेटेड करता है, ये सब टॉपिक्स आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। Concept of preventative stress management in the organizational context has been borrowed from the public health perception of preventions employed in the field of preventive medicines। अब ये जो कंसेप्ट है ना, इसको कहाँ से लिया गया है, बोरो कहाँ से किया गया है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्रिवेंटेटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट जो इसे PSM कहते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी है अबाउट एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन शेयरिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर प्रमोटिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ। तो बेसिकली यहाँ पे इस मॉडल के अंदर ना हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड बात आपको देखने को मिलेंगी, हेल्थ एंड मेडिसिन। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट एम्प्लॉयज एक्सप्लिक्ट मेथड्स फॉर प्रमोटिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हेल्थ वाइल प्रिवेंटिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रेस। प्रिवेंटिव स्ट्रेस का मतलब क्या है? मैनेजमेंट फॉस्टर्स फॉर हेल्थ of organizations and their employees leading to the higher firm performance as stress influence both the organization as well as its member, and effective preventative stress management strategies evaluate the stressor affect both the individual members of an organization as well as the organizations as whole। इतना कुछ इसमें मैंने बोला तो ये पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आए होंगे, तो मैं आपको बेसिक वर्ड्स में समझाती हूँ। बेसिकली जो ये प्रिवेंटेटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना, ये क्या किस बारे में बात करता है। तो ये एक ऐसी फिलॉसफी है, या ये जो ये मॉडल है, ये ऐसा एक मॉडल है जिसके अंदर प्रिंसिपल्स को सेट कर दिया गया है पब्लिक हेल्थ के लिए। जो जितने भी पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स उसको देख सकते हैं, प्लस कंसल्ट कर सकते हैं, कैन यूज टू हेल्प देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। ओके, तो इससे क्या है, जो पब्लिक हेल्थ है, किस टाइप की डाइट लेनी चाहिए और क्या चीज़ खा सकते हैं, बैलेंस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे काम और आराम दोनों चीज़ें एक साथ हो जानी चाहिए, उनमें एक तरीके का कम्युनिकेशन सेट कर दिया जाए, उनके बीच का एक बैलेंस क्रिएट किया जाए। तो इस चीज़ के बारे में ये जो प्रिवेंटिव स्ट्रेस मॉडल है ना, ये इसके बारे में यही बात करता है। बेसिकली इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसको मैनेज करना, और जो फूड आइटम्स होते हैं, हेल्दी फूड को खाना, जिससे कि कम से कम बीमारियां लगे, और अगर होती भी हैं तो उनसे लड़ा जा सके। क्योंकि जब आपका हेल्थ ठीक रहेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपकी बॉडी ठीक रहेगी, तो उस टाइम पे आप काम में आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, प्लस आप हर एक काम को काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मैनेज करनी होती है, या वर्क और फैमिली के बीच में, या वर्क और काम के बीच में, ऑफिस और नॉर्मल जो अभी आपके काम होते हैं उनके बीच में, अगर आपको एक तरीके का कम्युनिकेशन सेट करना है कि दोनों ही चीज़ें अच्छे तरीके से बैलेंस हो जाएं, तो आपको अपने इन चीज़ों के ऊपर वर्क करना पड़ता है। क्योंकि जितना स्ट्रेस फ्री रहते हैं उतना ज़्यादा ही हम इन पे वर्क कर पाते हैं। जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे ऑब्वियसली तभी तो चीज़ें समझ पाएंगे ना, कॉप अप कर पाएंगे उनसे। तो यही है कि अगर देखिए किसी को स्ट्रेस होता है, तो इसमें बता रखा है स्ट्रेस इन्फ्लुएंस बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इट्स मेंबर्स। तो जो स्ट्रेस होता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन पे भी इफेक्ट डालता है और उसके मेंबर्स के ऊपर भी। मेंबर्स के ऊपर जब इफेक्ट डलता है तो उनकी जो डेफिशिएंसी होती है, या जो लैकनेस आ जाती है काम में, वो देखने को मिलेगी। और काम में अगर लैकनेस होगी, काम प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ के ऊपर भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो प्रिवेंटेटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट मॉडल है, ये बेसिकली हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और उसके एम्प्लॉयज़ की बात इसमें करी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जैसे कि प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, टाइम टू टाइम एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत ना फिजिकल वर्कआउट भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब सिर्फ और सिर्फ काम करते रहें। थोड़ा बहुत फिजिकल वर्कआउट करने से बॉडी को एक अलग तरीके का रिलैक्स मिल जाता है। सो यही सब पॉइंट्स यहाँ पे आपको बता रखे हैं। इसके अलावा दीज प्रिवेंशन अप्रोचेस कंप्रोमाइजेज ऑफ द 3 स्ट्रेटजीज यहाँ पे आपको दे रखी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये देखिए
ये है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये तीनों चीज़ें एक बार टेबल में थोड़ा और डेप्थ में मैं आपको दिखा देती हूँ। प्राइमरी प्रिवेंशंस में क्या क्या चीज़ें हैं जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशंस में आती हैं पॉजिटिव थिंकिंग है, लर्न ऑप्टिमिज्म हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, लेजर टाइम परस्यूट्स हो गया। तो ये चीज़ें सबसे मेन जो है ना वो है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कुछ भी अगर आप सोचते हैं ना, अगर उसका रिजल्ट चाहे कितना भी बुरे से बुरा आने वाला हो, लेकिन आप अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं। इसके अलावा लर्न ऑप्टिमिज्म, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जो भी काम आपको दिन में करने होते हैं, महीने में करने होते हैं, वीकली बेसिस पे करने होते हैं, उसके लिए आप एक टाइम सेट करते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं, जिससे कि आप उन काम को उस चीज़ में डिवाइड कर दें और चीज़ों को काफ़ी हद तक समझ पे आएगा। प्लस इससे जब आप डिवीजन या एक्शन प्लान बना के कुछ काम करते हैं तो उससे आपका कोई भी काम रहता नहीं है। इसके अलावा जो लेजर टाइम परस्यूट्स है, इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास में जो भी टाइम होता है, जब आपके पास में कोई काम नहीं होता, फ्री टाइम होता है, उसमें आप अपनी कुछ पर्सनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या आपकी हॉबीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा करनी पसंद हो। तो यही यहाँ पे बता रखा है लेजर टाइम परस्यूट। तो लेजर टाइम का मतलब वही होता है जब आपके पास में काम का प्रेशर इतना नहीं होता, वर्कलोड नहीं होता, एक फ्री वाला फुर्सत वाला टाइम होता है। तो उसमें म्यूज़िक सुन लिया या फिर थोड़ा बहुत जो कुकिंग वगैरह है या कोई भी जो आपकी एक्टिविटीज़ है वो आपने कर ली, जिससे कि आपका जो टाइम है वो भी सेव हो गया, प्लस आपका थोड़ा सा माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो गया। इसलिए ये ज़रूरी होता है क्योंकि एक स्ट्रेस एक लिमिट तक ही बर्दाश्त होता है, उसके बाद में आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स चाहिए होता है। तो ये जो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं ये आपका वो जो रिलैक्स है उसको दूर करने में हेल्पफुल रहती हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे जो इंडिविजुअल लेवल पे है, अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हो तो वो कैसे होंगी? प्राइमरी बेसिस पे एज आप कहीं पे एम्प्लॉय वर्क करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो आप कौन सी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं? तो फर्स्ट आती है जॉब रीडिज़ाइन, सेकेंड वन इज़ गोल सेटिंग, थर्ड वन इज़ रोल नेगोशिएशन, फोर्थ वन इज़ सिलेक्शन प्लेसमेंट एंड मेंटरिंग, नंबर नेक्स्ट इज़ इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो ये चीज़ें आपके पास में आती हैं। जैसे कि जितने भी जहाँ पे भी आप वर्क करते हैं, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसको एक बार आप लिख सकते हैं। जितनी भी आपके पास में ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें एक टाइम पीरियड होता है, एक हर एक टारगेट को अचीव करने का एक टाइम होता है कि इतने टाइम में आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो वो चीज़ होने की वजह से क्या होता है, आपको जब डेडलाइन मिलती है या फिर प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस हो जाती है तो उससे आपके ऊपर एक वर्क का स्ट्रेस नहीं आता, लोड नहीं आता, क्योंकि काम देखिए कभी भी सेटिंग ख़त्म नहीं होते हैं, काम हमेशा ही रहते हैं और उनको आप ये भी नहीं है कि सारा दिन ही आप अपना ऑफिस वर्क करते रहेंगे, तो ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें यही चीज़ें आपको समझा रखी हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताता है रोल नेगोशिएशन। तो रोल नेगोशिएशन का मतलब क्या है? एक टेक्निक होती है जो कि जो रोल परफॉर्मेंस होती है टीम का या जो अदर ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनकी जो बेसिकली एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो फुलफिल होती हैं इसमें। जैसे कि जो आपके सीनियर्स हैं, सुपीरियर्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, तो उनकी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन होगी। जो आपके पीयर्स है, पीयर्स का मतलब होता है जो क्लासमेट्स होते हैं, सेम ग्रुप सर्कल के जो लोग होते हैं, तो उनकी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो वो चीज़ भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाती है रोल नेगोशिएशन से। नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रखा है सेकेंडरी प्रिवेंशन में। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? फिजिकल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जो भी आपका वर्कलोड है उस अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल सेट करिए कि 20 मिनट्स, 15 मिनट्स या 30 मिनट्स, जितना भी आपकी बॉडी कॉप अप कर पाए उतना आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। चाहे योगा कर लिया, चाहे थोड़ी बहुत वॉकिंग कर ली, स्कीपिंग कर ली, तो कुछ भी ऐसा आप जो फिजिकल एक्सरसाइज में आपका एक डेली बेसिस का रूटीन उसमें बन जाना चाहिए। इसके बाद में रिलैक्सेशन ट्रेनिंग हो गया या मेडिटेशन डाइट हो गया, और मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब भी ऐसा स्ट्रेस टाइप में होता है, तो उसमें आप ये चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा परसीव्ड स्पिरिचुअल, ये लिखा है परसीव्ड स्पिरिचुअल सपोर्ट। अब जैसे कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है ना, ऐसे ही आपके पास में जो ये स्पिरिचुअल सपोर्ट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये किस तरीके का स्पिरिचुअल सपोर्ट होता है? जैसे कि आप अपने बहुत जो आपके डीप थॉट्स होते हैं, बहुत गहरी मानसिकता के वाले इंसान हैं आप, या जो आपकी फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, बॉडी से रिलेटेड और फिजिकल थिंग्स के अलावा जो भी आप सोचते हैं, ये चीज़ें आपके पास में होती है। जैसे कि कई बार आपने सुना भी होगा, कुछ लोग कैसे होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए ना, वो उनका एक ही वर्डिंग रहता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और भगवान जी जो भी करेंगे ना वो अच्छा ही करेंगे। तो ये चीज़ क्या होती है,
इसको आप ना मतलब आपको एक पॉजिटिविटी अंदर से दी जा रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसका एक पॉजिटिव साइन आएगा, तो ये चीज़ आपको समझाई जाती है। तो ये इसमें आपका जो प्रिसीव्ड है ना स्पिरिचुअल सपोर्ट, इसमें ये पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि जो टिपिकली जो वर्क होता है स्पिरिचुअल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो जो भी रिलीजियस या फिर जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं ना वो एक तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। मतलब कि एंड ऑफ द देयर लाइफ, जो लास्ट टाइम एकदम चल रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन हो जाती है, तो उस टाइम पे ना हमें एक चीज़ की ना कामनेस दी जाती है कि रिलैक्स, जो भी था हो गया, मतलब कि एक तरीके से रिलैक्स कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपके स्पिरिचुअल सपोर्ट में आती है, बेसिकली हीलिंग का ये एक काम करती है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, टीम बिल्डिंग हो गया, टीम वर्क होता है ना, तो स्ट्रेस लेवल जो है ना वो सब पे इक्वल आता है। प्लस टीम में कुछ ऐसे मेंबर्स भी हो सकते हैं जो आपका स्ट्रेस इनहेल कर लें, आपके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना आने दे। प्लस जो सोशल सपोर्ट होता है एट वर्क वो भी आपको मिल जाए, तो इससे एक तरीके का स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट वन इज टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन का मतलब हो गया ओपनिंग अप या फिर प्रोफेशनल हेल्प, काउंसलिंग एंड थेरेपी ले सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम हो सकता है और वेलनेस प्रोग्राम हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये जो प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना, इसमें आपको 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये टेबल आप एक बार अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। टेबल लर्न करने से आप इस आंसर को काफ़ी हद तक अटेम्प्ट कर पाएंगे, और जो स्ट्रेस मॉडल है उसको आप यहाँ से पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं अगर आपके पास में बुक नहीं है तो। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट आता है स्ट्रेस ऑडिट। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। स्ट्रेस ऑडिट क्या होता है? द component of stress audit includes identify the sources of stress, stressors outcomes, identify individuals differences which may be moderating or mediating the stress response such as age, gender, occupation, education level और socio-economic status। तो देखिए कई बार आपको एज की वजह से या जो जेंडर होता है, ऑक्यूपेशन, जेंडर बेसिकली सेक्स नहीं होता है जो बाय बर्थ आपको मिलता है, जेंडर वो चीज़ें होती हैं जो आपको सोसाइटी के थ्रू आप एक्सेप्ट करते हैं। प्लस आपका ऑक्यूपेशन कैसा है, उसमें आपको इंटरेस्ट है नहीं है, यूं ही बस मॉर्निंग में जाते हैं और फिर शाम को आप ऑफिस से आ रहे हैं, मतलब 9 से 5 की जो भी जॉब है आपकी, तो क्या आप उसको यूं ही कर रहे हैं? तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो बेसिकली जो स्ट्रेस ऑडिट होता है ना, ये एक आइडेंटिफाई करता है कि जो आपका स्ट्रेस है ना वो क्या है, किस वजह से है, कहाँ से क्या रीज़न है, आपका जो स्ट्रेस है वो किस वजह से आपको हो रहा है। तो ये बेसिकली एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपको ये जो अप्रोचेस होती हैं कि रिस्क असेसमेंट हो गया, जो कि बेसिकली लोकेशन, कॉजेज और इफेक्ट बताती है स्ट्रेस के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो चीज़ आती है स्ट्रेस ऑडिट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं, पढ़ाई के टाइम पे ना स्ट्रेस होना एक बहुत ही लाजमी बात है कि आपका एग्ज़ाम है, आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा तो आपको स्ट्रेस हो गया, या फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आपको स्ट्रेस हो गया, या फिर आपके पेरेंट्स को आपको आंसर देना पड़ेगा, इस बात का स्ट्रेस हो गया। एग्ज़ाम देने से पहले आपको रिजल्ट का टेंशन हो रहा है कि रिजल्ट कैसा आएगा, इस चीज़ का स्ट्रेस हो गया। तो ये चीज़ें क्या है, आपके पास में ना डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस हो सकता है, और ये हर किसी का परसेप्शन अलग अलग होता है। कुछ होते हैं बहुत चिल रिलैक्स रहते हैं, उनको किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं होता, बट ये भी कहना गलत है कि स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि हर किसी को किसी ना किसी पॉइंट पे आके स्ट्रेस होता ही होता है। तो जो वजह होती है स्ट्रेस की उसको आइडेंटिफाई करना, कॉजेस क्या क्या हैं और किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या किस पर्टिकुलर जगह पे किस वजह से आपको वो स्ट्रेस हो रहा है, और जो स्ट्रेस हो रहा है उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके वर्क पे, आपकी हेल्थ पे, उन सबको पता लगाना। ये सब जो चीज़ें आप एक ही फील्ड के अंदर वर्क करते हैं, ये सब चीज़ें आपको एक ही जगह समझ में आती है, और वो होती है स्ट्रेस ऑडिट। तो ये पॉइंट्स आप वहाँ पे लिख सकते हैं। रिकॉग्नाइज प्रेडिक्टर ऑफ स्ट्रेस एंड फाइनली असर्टेन एंड द मेजर स्टाफ एटीट्यूड्स, व्हाट एम्प्लॉय नीड एंड व्हाट इन ऑर्डर टू रिड्यूस स्ट्रेसर्स इन देयर वर्क प्लेस। अब जो वर्क प्लेस होता है ना, जहाँ पे कोई भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, तो वहाँ पे बहुत एक्सेस में आपको स्ट्रेस हो सकता है। मानिए वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है, या फिर आपको एक टारगेट मिला था वो आप टाइम पे अचीव नहीं कर पाए हैं, या फिर जो भी काम वहाँ पे हो रहा है वो एक्सेस में हो रहा है और आपकी समझ के कुछ भी बाहर है, और या आप कहीं और किसी नई जगह पे चले गए हैं जहाँ पे आपका जो टीममेट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब कुछ बहुत अलग है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि जो आपको स्ट्रेस हो रहा है ना वो बेसिकली किस वजह से हो रहा है, और उसके ऊपर वर्क करा कैसे जा सकता है उसको कम करने के लिए। इसके अलावा
यहाँ पे कुछ आपको बेनिफिट्स दे रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ कंडक्टिंग अ स्ट्रेस ऑडिट इंक्लूडिंग यूजिंग अ डायग्नोस्टिक टूल एज अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू स्ट्रेस मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हर किसी की अपनी एक स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, किसी का कुछ पॉइंट काफ़ी अच्छा हो सकता है, किसी का कुछ पॉइंट बहुत वीक पॉइंट हो सकता है। तो जो भी इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है उसको आइडेंटिफाई करके हम उसके स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। मानिए कि आपको लर्निंग में बहुत दिक्कत होती है, लर्निंग आपका बहुत ज़्यादा टफ सा है, तो इस वजह से क्या है कि आप स्ट्रेस में रहते हैं कि आप कैसे उसको लर्न करेंगे, कैसे एग्जाम में लिख कर आएंगे। बट हो सकता है कि आपका लर्निंग प्रोसेस आपका टफ है, तो सेकंड साइड पे आपका जो रीडिंग स्किल्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, जो अपनी रीडिंग स्किल्स है उनको एनहेंस कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अमाउंट में बार बार रीड करने से वो वर्ड्स आपके माइंड में फिक्स हो जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे यही चीज़ें आपको बता रखी हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो इंडिविजुअल है ना, उनको उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि किस सेंस में हम उसको चेंज कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन लिमिटेड बजटरी एंड टाइम रिसोर्सेज, offer a baseline measures in order to appraise any successive interventions and also the help create an awareness about stress related issues in the workplace. However, the audit should preferably be conducted by the designated group such as senior manager trainer in the stress management. तो यही चीज़ें यहाँ पे आपके पास में आती हैं। इसके अलावा कुछ आपके पास में ना बहुत सारे तरीके होते हैं कि कुछ ऑडिट बेसिस पे हो गए कि आप कैसे आप उन चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं। आप स्ट्रेस, आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में होने की वजह से जो काम है, हेल्थ है, दोनों ही चीज़ों के ऊपर इफेक्ट आता है। तो ये चीज़ें आप उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो बहुत ही आप ना रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए। अगर आप एज अ बॉस कहीं पर हैं तो आपका जो टीम मेट्स हैं, जो भी आपकी टीम है, ग्रुप मेंबर्स हैं, उनसे बहुत ही रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए। ऐसा नहीं है कि एक्सेस में बर्डन डाला जा रहा है उनके ऊपर वर्क का कि कंपनी को एक ही दिन में ग्रो करवाना है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और टच में रहिए कि जो भी आपके टीममेट्स होते हैं, ग्रुप लीडर्स होते हैं, तो उनके टच में रहिए। किस टाइप का स्ट्रेस है उसको स्टार्टिंग में ही कंप्लीट करने का ट्राई करिए और बहुत रेडी रहना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता है कि एज अ सीनियर आप उसमें कोई काम ही नहीं करेंगे। तो ये जो ऑडिट्स होते हैं ना, वो प्रेफरेबली कंडक्ट करे जाते हैं। ऑडिट का मतलब ही समझा रही हूँ मैं आपको कि जो भी सीनियर मैनेजर होते हैं या जो ट्रेनीज होते हैं वो किस तरीके से इसको कम कर सकते हैं बाकी एम्प्लॉयज़ में या जो बाकी का स्टाफ है, तो उसमें ऑडिट मेन रोल प्ले करते हैं। तो ये जो मेकिंग योर ऑडिट्स लेस स्ट्रेसफुल में यही पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बहुत ही रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और बी प्रिपेयर टू डील विद एनी कंट्रोल डेफिशिएंसीज। कोई भी दिक्कत आती है तो उसको प्रिपेयर करने, उसको टैकल करने के लिए, उससे लड़ने के लिए बहुत ही प्रिपेयर होना चाहिए। स्टे इन टच बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस में रिलीफ दिया जा सकता है आपके थॉट से, आपके वर्डिंग से, आपके थोड़े बहुत भी सपोर्ट से। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में ये देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं चेक योर प्रोग्रेस में। दोनों ही क्वेश्चन आप इसके बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट फोस्टर्स टू द हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय लीडिंग टू द हायर फिल्म परफॉर्मेंस। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे जो स्ट्रेस होता है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स लिख सकते हैं कि अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है या स्ट्रेस होता ही है, I'm sorry अगर स्ट्रेस होता ही है तो उसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, क्या उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, किस तरीके से सोसाइटी से या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे स्ट्रेस को हटा के उनके वर्क को, उनकी परफॉर्मेंस को बेटर बनाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपको बेनिफिट्स देने हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंडक्टिंग अ स्ट्रेस ऑडिट। तो कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं जो मैंने अभी आपको लास्ट में समझाया, तो वो पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स फॉर हैप्पीनेस। जो भी हैप्पीनेस के लिए कि खुश रहना चाहिए। खुश रहने से क्या होता है, जो स्ट्रेस है ना वो ऑटोमेटिकली कम होने लग जाता है। तो कुछ आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स दे रखे हैं हैप्पीनेस के लिए कि इन स्किल्स को आप फॉलो करके आप खुश रह सकते हैं, और खुश रहेंगे तो जो स्ट्रेस का लेवल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। The most significant aspect of nurturing happiness is through leading complete or rainbow life. Complete or rainbow life, however, a few other essential tips can be useful in this respect. जो complete और rainbow life है ना, ये एक तरीके का ड्रीम ही होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि स्ट्रेस बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है और आपको किसी ना किसी वजह से आ ही जाता है। चाहे छोटी बात हो, चाहे बड़ी चीज़ हो, कोई भी रीज़न हो, स्ट्रेस रहता ही रहता है।
तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कहता है नो योर वर्क जोन। आपको आपका जो वर्क जोन है ना वो पता होना चाहिए। वन शुड बी अवेयर ऑफ द राइट टाइम फॉर द राइट टास्क व्हेन अ पर्सन वर्क मोस्ट एंड इन विच एरियाज। देर आर टास्क दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग वाइल अदर्स नीड ओनली फिजिकल लेबर्स। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ों को पहचानने के लिए बहुत सारा थिंकिंग, बहुत सारे वर्क की ज़रूरत पड़ती है। और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे फिजिकल लेबर की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं नो योर वर्क जोन में। जैसे कि कोई भी जो चीज़ सेल होती है ना, कुछ भी प्रोडक्ट सेल होता है तो उसके लिए ऑडियंस बहुत मैटर करती है। अगर आप ऑनलाइन बेसिस पे कुछ सेल करते हैं तो वो प्लेटफॉर्म आपको पता होना चाहिए कहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट है उस अकॉर्डिंग आपको कहाँ पे ऑडियंस मिल सकती है। तो आप उस साइट पे अगर उस प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं तो आपकी कम एफर्ट्स में वो चीज़ का ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है। अगर आप फिजिकली कुछ चीज़ को सेल करते हैं, मानिए कोई भी चीज़ आपका सेल करने का काम है, किसी चीज़ की आप रेहड़ी लगाते हैं, कोई भी चीज़ आप कुछ, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो इस चीज़ को आप ज़्यादा दिल पे लेके मत समझिएगा, नॉर्मल एग्जाम्पल को समझने का ट्राई करिए। तो जिस एरिया में, जिस लोकेलिटी में उस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी सेल वहाँ पे होती है या आपको अपना वर्क जोन पता है कि यहाँ पे आपको ये चीज़ करना है, राइट टाइम है, यहाँ पे ये टास्क को मेंटेन किया जा सकता है, कंप्लीट किया जा सकता है, तो उससे आपकी सेल प्लस एफिशिएंसी दोनों ही काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं और जो आपका आउटपुट है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा आता है। There is need to apportion appropriate time to various tasks according to their nature and importance। तो हर एक काम का एक नेचर होता है, इंपॉर्टेंस होता है, वो चीज़ आपको पहले चूज करनी पड़ती है, उससे आपका ये काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो नो योर वर्क जोन में आप ये लिखेंगे। सेकंड पॉइंट आता है क्लैरिटी अबाउट प्रायोरिटीज। जो भी आपकी प्रायोरिटीज है ना, कौन सा काम आपको पहले करना है, पहले तो अपना आपका गोल सेट होना चाहिए, टारगेट बिल्कुल सेट होना चाहिए। आप उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको पहले पड़ती है उनको आप पहले करिए। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थोड़े टाइम बाद में पड़ती है आप उस चीज़ को बाद में करिए। एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से देती हूँ। जैसे कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम होता है तो उसमें 3 से 4 स्टेजेस होते हैं। तो अगर हम पहले स्टेज को देखें तो उसमें थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव बेस्ड ज़्यादा पेपर होता है जिसमें आपको एमसीक्यूज करने होते हैं। सेकेंड पेपर यूजुअली जो होता है वो मेंस राइटिंग टाइप में होता है जिसमें आपको ऐसे राइटिंग करना होता है या टाइपिंग टेस्ट होता है। तो आपके पास में दोनों ही कामों को प्रायोरिटी देनी होती है, लेकिन पहला जो मेन टारगेट होता है वो होता है आपका मेन जो फर्स्ट पेपर होता है, प्रीलिम्स जिसको कहते हैं। तो वो चीज़ आपके लिए मेन है, तो पहले आप उस पर फोकस करिए और साइड बाय साइड दूसरे पेपर पे भी करिए, क्योंकि दोनों चीज़ों की साथ स्टडी होती है। लेकिन जब आप पहले पेपर पे फोकस ज़्यादा करते हैं तो आप अपना टाइम डिसाइड कर लीजिए कि एग्जाम से आपको 1 मंथ पहले सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, दोनों को साथ में लेके नहीं चलना है। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको पता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा होता है दोनों चीज़ों को साथ में मेंटेन करने के चक्कर में हम कहीं पे भी अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते। लेकिन अगर आप मल्टीटास्किंग है, स्ट्रेस को लेकर भी आप काम कर पाते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों चीज़ों को करिए। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए वीक पॉइंट हो सकता है। तो टास्क शुड बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसीज। जो इंपॉर्टेंस होती है और जो नीड होती है उस अकॉर्डिंग टास्क को क्लासिफाइड करना चाहिए। प्लस ये थोड़ा ना ब्लर हो रहा है, अब ठीक है। इंपॉर्टेंट टास्क आर दोज विच टेक अस नियर टू आवर गोल। तो जो इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं वो कौन से होते हैं, जो कि आपको गोल के पास लेके जाएं। बिसाइड देयर विल बी अ टास्क दैट हैव डेडलाइंस टू मीट। और इसके अलावा जिन की जो डेडलाइंस होती है, जिसका टाइम पास में आने वाला है कि वो चीज़ आपको कंप्लीट करनी ही करनी है। प्रायोरिटी हैज़ टू बी गिवन टू दीज 2 काइंड्स ऑफ टास्क। तो 2 टास्क पे, एक तो जो आपके गोल के पास में लेके जाएं और एक जिसकी डेडलाइन आपके बहुत पास में हो, इन दोनों टास्क पे आपको पहले वर्क करना चाहिए। एवरीथिंग एल्स गोज इनटू द कैटेगरी ऑफ अदर थिंग्स विच कैन बी टैकल टू द अप्रोप्रिएट टाइम। और कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बुक्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिनको आप बाद में पढ़ सकते हैं, तो पहले आपको उस पर फोकस करना चाहिए। समटाइम्स नॉन अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट टास्क हैव टू बी मेड अर्जेंट एंड पुट फर्स्ट इन सजेस्टेड बाय द स्टीफन कॉवे। देखिए कई ऐसी चीजें, अभी इसको एग्जाम्पल से और समझाती हूँ कि कई बार क्या है, अभी जो आपके ना एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ कुछ आवर्स का टाइम बचा है और नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है, फिर भी ना कई बच्चों के ऐसे भी कमेंट्स आए कि उनको सारी यूनिट चाहिए। तो क्या आप इतने सुपर टूपर हैं, मतलब इतनी सुपर पावर्स हैं आपके अंदर कि आप पूरी यूनिट्स को कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जितना चीज़ें आपको अपलोडेड मिल रही हैं या जितना भी कहीं से भी अरेंज हो रहा है मटेरियल आपके पास में, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, चाहे आपने अपने नोट्स को प्रिपेयर किया है, तो पहले उस मटेरियल को पूरा कंप्लीट घोल कर पी जाइए। अगर वो टाइम कंप्लीट हो जाता है, वो मटेरियल पूरा कंप्लीट अच्छे समझ आ जाता है, तो उसके बाद में कुछ और नया आप स्टार्ट करना। इसके अलावा क्रिएट अ टाइम मैप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे माइंड मैप्स को क्रिएट किया जाता है ना, ऐसे ही एक टाइम मैप भी होता है। क्रिएट अ टाइम मैप। ऑल द डबल टास्क शुड बी असाइंड स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स ड्यूरिंग अ डे।
अब जैसे कई बार क्या होता है, एज आई टोल्ड कि ना यहाँ पे आपके पास में अगर 2 टास्क आ जाते हैं या 2 काम होते हैं, तो कई बार आपको वो चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। जैसे कि कई बार वर्क और फैमिली दोनों में ही ना हमें एक मेंटेन करना पड़ता है ऑर्डर। तो ये तरीका हो सकता है, तो इससे आप ना एक अपना टाइम मैप क्रिएट कर सकते हैं कि इतना टाइम आपको यहाँ पे देना है, एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि इतनी देर में इस टास्क को कंप्लीट करना है। तो यही चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। वी शुड पुट टाइम लिमिट्स ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम वी स्पेंड ऑन थिंग दैट नॉर्मली टेक too much time. Generally email, social networking या फिर official meeting takes too much of time. Putting a time cap on such activities will save time for other more essentials activities. इसके अलावा जैसे आप हर एक चीज़ का ना टाइम डिसाइड कर देते हैं, तो वहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपका टाइम काफ़ी हद तक खा जाती है, काफ़ी हद तक आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। जैसे कि आप ईमेल्स को रीड करने बैठ जाएं तो आपको बहुत देर लग जाती है। स्टार्टिंग थोड़ी बहुत नॉर्मल सोचते हैं कि बट लेकिन उसमें आप खो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा देर लग जाती है। सेम चीज़ सोशल नेटवर्किंग साइट पे बहुत बड़ा मतलब कि जिसको कहते हैं ना एडिक्शन, इतनी गंदी एडिक्शन हो सकती है ना किसी भी साइट की। ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं तो इन सब में ना आप एक टाइम सेट कर सकते हैं, एक टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं कि हाँ इतनी देर में इस टॉपिक को कंप्लीट करना है या इतनी देर इस टॉपिक को यहाँ पे देना है। तो उससे जो आपका जो टाइम वेस्ट होता है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है टाइम टू ड्रिफ्ट एंड रिलैक्स। वी नीड ब्रेन टाइम टू रिलैक्स, रेस्ट, डे ड्रीम, इमेजिन, प्लान, क्रिएट एंड रीड। ये चीज़ मैंने आपको पहले वाले पार्ट में समझाई थी, जो मैंने आपको टर्शरी प्रिवेंशंस और सेकेंडरी प्रिवेंशंस बताए थे ना, याद हो तो आपको। तो उसमें मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था प्राइमरी प्रिवेंशंस का, जिसमें मैंने आपको लेजर टाइम परस्यूट्स बताया था। तो ये एक टेक्निक होती है जिसमें आपके पास में अभी कोई काम नहीं करे तो थोड़ा बहुत आपको आपके माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें जो एक फ्री टाइम होता है ना उसमें आप अपने नए आइडियाज़ को क्रिएट कर पाएँ या ये सब चीज़ें आप कर पाएँ। अभी जब से ये सोशल साइट्स वगैरह आई हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इंस्टा, फेसबुक, ये सब चीज़ें, तो इसकी वजह से ना कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ लोगों में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उनको कुछ अलग से सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। अगर शॉर्ट्स देखना स्टार्ट करते हैं तो उसी में खो जाते हैं, क्योंकि स्क्रॉल करते जाओ आपको दुनिया अलग ही देखने को मिलेगी। कब आपका 20-30 मिनट्स भी ना कब 1-1.5 घंटे में चला गया आपको पता भी नहीं चलता। तो ये चीज़ें हमारे ब्रेन को काफ़ी हद तक ना नीड ज़रूरत होती है ब्रेन को कि रेस्ट मिले, रिलैक्स हो। उस टाइम पे आप कुछ चीज़ को इमेजिन कर पाएँ, कुछ प्लान कर पाएँ, कुछ नया क्रिएट करने का सोच पाएँ या रीड कर पाएँ। सच ब्रेक्स गिव अ न्यू एनर्जी टू बॉडी एंड माइंड। तो ये जो इस टाइप का जो काम होता है ना, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जो भी आपका डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ होती है ना, डेली बेसिस पे जो भी आपका काम होता है उससे अलग थोड़ा बहुत ना 15-20 मिनट्स का कुछ और नया आप ट्राई करने का ट्राई करिए। कुछ नया सोचिए कि हाँ भाई आपको ये चीज़ करनी है। तो उस टाइम पे आप अपने आप को ही खुद से आपको फील आएगा कि वाओ, काफ़ी हद तक चेंज से आपको रिलैक्स फील होगा। जो आप डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ करते हैं ना उसके अलावा कुछ एक नई चीज़ आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत नया सा लगेगा, और वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। ऐसा नहीं है कि कुछ भी टाइम पास के लिए आप करें, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। समटाइम्स इट इज़ फाइन टू स्टॉप वर्क एंड गो फॉर अ वॉक। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ लिए या कहीं पे बैठे हुए हैं, ऑफिस वर्क आपका बहुत ज़्यादा देर तक कर लिया, तो उस चीज़ से थोड़ा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे आप घूमने चले गए, स्ट्रेचिंग कर ली, बैठे बैठे अपने बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर लिया, या कोई अच्छी मूवी देख ली, ये वीडियो देख ली। मूवी तो नहीं, क्योंकि वो तो काफ़ी टाइम ले जाती है। कोई अच्छी सी वीडियो देख ली और इंटरेस्टिंग बुक को रीड कर लिया, या फिर कोई भी जो फेवरेट सॉन्ग है या फिर कुछ भी ऐसा आपने सुन लिया जिससे आपको एक तरीके की हीलिंग होती है। नेक्स्ट वन इज स्माइल वाइल डूइंग एनीथिंग। और जो भी काम आप करते हैं ना उसको काफ़ी खुश होके करिए, क्योंकि खुश होके करेंगे स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा तो टाइम कम रहते टाइम में भी आपका काम आराम से हो जाएगा। वहीं पे अगर जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है दिमाग पे, तो उस टाइम पे ना काम काफ़ी आराम से नहीं हो पाता है। तो हैबिट ऑफ कीपिंग अ स्माइल ऑन योर फेस वाइल डूइंग वर्क, ड्राइविंग, रिलैक्सिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग टू अदर्स विल गिव अ बूस्ट टू आवर एनर्जी। तो जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं या रिलैक्स कर रहे हैं, उस टाइम पे एक हल्की सी स्माइल, ऐसा नहीं है कि बत्ती सी दिखानी है आपको, बहुत ही करके हंसना है, ऐसा नहीं कह रही हूँ। एक प्यारी सी स्माइल होती है ना, एकदम नॉर्मल स्माइल की हाँ चलो रिलैक्स फील कर रहे हैं आप उस टाइम पे, तो ऐसी एक स्माइल रहती है तो उससे आपको वर्क को काम करने में भी हेल्प मिलता है। जो भी आसपास के जो लोग होते हैं वो भी थोड़ा रहते हैं कि चलो ये कम से कम ज़्यादा सड़ू बन के नहीं बैठे हैं, और इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो इससे एक एनर्जी बूस्ट होती है जो कि हमें बहुत ही पीसफुल और चीयरफुल बनने में हेल्प करती है।
नेक्स्ट पॉइंट इज कीप अ टाइम डायरी फॉर वीक। जो भी डेली बेसिस के टास्क होते हैं, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मुझे लगती है ना, डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट आप सबको प्रिपेयर करनी चाहिए। बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है। इससे पूरे दिन का जो भी आपका काम होता है ना, वो सब आपको पता होता है कि ये चीज़ें करनी है, और कहीं पे भी आपका टाइम वेस्ट होता है ना, तो वो चीज़ आपको रियलाइज हो जाती है कि हाँ, आज के दिन में आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ, और फिर नेक्स्ट डे आपको वो टाइम को वहाँ से प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है कि हाँ, ये टाइम को आपको वेस्ट नहीं होने देना। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको बता रखी है कि जो आपका ना वीकली बेसिस पे डायरी मेंटेन करिए। वीकली बेसिस पे डायरी मेंटेन का मतलब कि जो जो काम आपने करे या ये टारगेट्स थे आपके, तो वो चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली। कीपिंग अ टाइम लॉन्ग इन अ डायरी इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर द टाइम ऑडिटिंग। अ पर्सन डूइंग सो विल नो द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ हर हिज और टाइम मैनेजमेंट। तो जो लोग ऐसे प्रॉपर चीज़ों को मेंटेन करके चलते हैं ना, देखते हैं ये चीज़ें आज ये करा, यहाँ पे वर्क लॉस हुआ, यहाँ पे टाइम लॉस हुआ, तो ये चीज़ें जो करते हैं उनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस काफ़ी हद तक पता होती है। उन्हें पता है कि अगर ये पॉइंट या एक टॉपिक है, मैथ्स का एग्जाम्पल लीजिए कि अगर आपको कोई भी मैथ्स का टॉपिक टफ लग रहा है, तो उसमें आपने 4 घंटे लगा दिए, तो आपको पता है वो आपकी वीकनेस है। बट ये चीज़ हो सकती है कि अगर आपने इस चीज़ को थोड़ा बहुत सोचा होगा कि यहाँ पे आपके 4 घंटे किस वजह से लगे, क्या तो आपको फॉर्मूला समझ नहीं आता, या कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं थी, या फिर ट्रिक नहीं आती थी, या फिर आपका टाइम यूटिलाइज कैसे नहीं हो पाया, या टाइम जो वेस्ट हुआ वो किस तरीके से हुआ। जब आप इस चीज़ को सोच लेते हैं ना, तो फिर जो नेक्स्ट आपका स्लॉट होता है या नेक्स्ट टाइम जब आप उस चीज़ को पढ़ने बैठते हैं या कोई भी काम करने बैठते हैं, तो वो काफ़ी हद तक आपका कम टाइम लेता है और आपका काफ़ी इफेक्टिव आउटपुट आपको मिलता है। सो यही पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। नेक्स्ट दे रखा है अवॉइड ओवरबर्डिंग एंड एक्सेसिव मल्टीटास्किंग। बहुत ज़्यादा भी मल्टीटास्किंग नहीं होना है और बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन भी आपको नहीं लेना है। जितना आपका माइंड बर्दाश्त कर सकता है, जितना आपकी हेल्थ उसको झेल सकती है ना, उतना ही बर्डन लेना है। एक्सेसिव मल्टीटास्किंग या ओवरबर्डिंग नहीं होना है। One should learn the art of saying no to things that one cannot do to account of time pressures. अगर आपके पास में टाइम नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं उस काम को, तो उस चीज़ के लिए आप नो कह सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप उस चीज़ को टाइम रहते कंप्लीट कर लेंगे, तो आप कर सकते हैं। यही कुछ चीज़ें आपको बता रखे हैं। जब कई बार एक्सेसिव वर्कलोड होता है, जैसे ऑफिसेज वगैरह में ना कुछ एक्सेसिव वर्कलोड हो जाता है, एक ही कलीग के ऊपर या एक ही एम्प्लॉय के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है, तो इसकी वजह से बहुत ही नेगेटिविटी माइंड में आ जाती है। काफ़ी हद तक का स्ट्रेस जो है ना, वो देखने को मिल जाता है। तो इस चीज़ को ओवरकम किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दैट डिमिनिश हैप्पीनेस। कुछ टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को भी हो सकती हैं जिससे कि जो हैप्पीनेस है ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जैसे इन द other units of this course mention has been made for several time wasters that reduce administrative effectiveness, yet a brief reference to time management practices that have a negative impact on happiness may be attempted. A few of such habits or practices are as follows. जैसे unclear goal, आपको ये नहीं पता आपको क्या चीज़ करनी है, आपका टारगेट ही सेट नहीं है, बस ये पता है पढ़ रहे हैं तो पढ़ना है, ये नहीं पता कि आप किस एग्जाम के लिए या कहाँ जाने के लिए आपको पढ़ना है, बस ये कि पढ़ते जाना पढ़ते जाना है। पढ़ने के लिए ना अगर आप ऐसा स्टार्ट करेंगे तो ओशन है आपके पास में, समुद्र है, डूब जाओ, उसमें लहरें भी ऐसी आएंगी कि कहाँ बहा के लेके जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। तो गोल जब होता है ना, तो एक तरीके की आप राफ्टिंग कर सकते हैं और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। नेक्स्ट वन इज एक्सेसिव मल्टीटास्किंग। बहुत सारे काम आप एक साथ कर सकते हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। 1 बाय 1 एक एक काम हो सकता है। तो डेली बेसिस पे आप अपने टारगेट्स को सेट करिए कि आपको इतने दिन में 5 या 6 या 7 जितने भी आपकी एफिशिएंसी है उतने अकॉर्डिंग आपको काम करने, उससे ज़्यादा काम नहीं करने। अनप्लान वर्क भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी काम आपको अनप्लानिंग के साथ में कर रहे हैं। आपको ये पता है कि अगर सुबह उठ के पढ़ना है, तो आपको ये चीज़ रात को ही क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको सुबह उठ के इस चीज़ को टाइम देना है, इतना चीज़ें और ये चीज़ें पढ़ के आपको उठनी है। जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपका हर चीज़ बहुत ही टाइम पे कवर अप होता है और हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो जाती है। जब आप टू डू लिस्ट प्रिपेयर नहीं करते, ये तो डेली बेसिस पे प्रिपेयर करनी चाहिए कि आपको एक दिन के टास्क पता होने चाहिए कि आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। जब आप ये प्रिपेयर नहीं करते तो वहाँ पे भी आपका टाइम काफ़ी हद तक हो जाता है। अनफिनिश टास्क, आपने टास्क ले लिया, टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर ली कि हाँ भाई आज के दिन में तो आपको ये चीज़ करनी है। 2 मोटिवेशन वीडियो आपने देखी, तो उसकी वजह से आपने जो टू डू लिस्ट थी ना उसमें 4 काम और बढ़ा दिए, तो उससे क्या हुआ, आपने तब तो मोटिवेट होकर बढ़ा दिए लेकिन फिर उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाए। बट अगर आप जेन्युइन तरीके से इन चीज़ों को लेते हैं ना, तो ये जब काम कंप्लीट नहीं होता ना, इसका स्ट्रेस भी आपके माइंड पे रह जाता है। लेकिन आप आई गई करने वाले में से हैं कि चलो कोई नहीं, देखा जाएगा, कल नहीं तो परसों, हो तो हो, नहीं तो नहीं हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप जेन्युइन तरीके से स्ट्रेस लेते हैं ना, तो ये चीज़ का भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो जो भी आप टास्क लेते हैं तो मेक श्योर कि
आपको अपने टारगेट को अचीव करना है। और इन केस अगर वो किसी भी वजह से एक आध दिन का रह जाता है गलती से, तो उस चीज़ को आपको टाइमली इक्वली डिवाइड करके फिर उसको जल्दी से जल्दी कवर अप करने की एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपके पास में टाइम मैनेजमेंट स्किल्स थी हैप्पीनेस की। इसके बाद में मैं आपको लास्ट वीडियो में करवाऊंगी अप्रोचेस टू द टाइम मैनेजमेंट। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसमें जो अप्रोचेज़ है ना, वो अलग अलग तरीके की अप्रोचेज़ मैं आपको पढ़ाऊंगी। एफिशिएंसी अप्रोच, इक्विलिब्रियम, इफेक्टिव अप्रोच, तो ये सब अप्रोचेज़ हम पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी। और प्लीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जाम्स को दीजिए। जितना भी चीज़ें आप पढ़ के जा रहे हो उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले। और वन मोर थिंग कि थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं आप सब, उसके लिए दिल से बहुत 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 बड़ा थैंक यू आप सबको। एंड एग्ज़ाम के लिए प्लीज़ असाइनमेंट्स को भी थोड़ा एक बार रिव्यू कर लेना, क्या क्या चीज़ें उसमें क्वेश्चंस थे एक बार पढ़ के जाइएगा, ताकि थोड़ा बहुत भी अगर उसमें से आता है तो थोड़ा रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दे पाएंगे कि हाँ चलो पढ़ा हुआ कुछ तो आया। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच।